भारत माता की। गुजरात के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी अमित भाई शाह, मनसुख भाई मांडविया, संसद में मेरे साथी सीआर पाटिल, गुजरात सरकार में मंत्री जगदीश भाई विश्वकर्मा, सांसदगण, विधायकगण, गुजरात सरकार के सभी मंत्रीगण, सहकारिता आंदोलन से जुड़े सभी वरिष्ठ महानुभाव, इफ्को प्रीमाइसिस में भी एक बड़ा कार्यक्रम इसके साथ पैरेलल चल रहा है। वहां उपस्थित इफ्को के चेयरमैन दिलीप भाई, इफ्को के सभी साथी, देश भर में लाखों स्थानों पर आज सारे किसान गुजरात के गांधीनगर के महात्मा मंदिर से जुड़े हुए हैं। मैं उन सभी किसानों को भी नमस्कार करता हूं। आज यहां हम सहकार से समृद्धि की चर्चा कर रहे हैं। सहकार गांव के स्वावलंबन का भी बहुत बड़ा माध्यम है और उसमें आत्मनिर्भर भारत की ऊर्जा है। आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए गांव का आत्मनिर्भर होना बहुत आवश्यक है और इसलिए पूज्य बापू और सरदार साहब ने जो रास्ता हमें दिखाया, उसके अनुसार आज हम मॉडल कोऑपरेटिव विलेज उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात के ऐसे 6 गांव चिन्हित भी किए गए हैं जहां पूरी तरह से कोऑपरेटिव व्यवस्थाएं लागू की जाएगी। साथियों, आज आत्मनिर्भर कृषि के लिए देश के पहले नैनो यूरिया प्लांट का लोकार्पण करते हुए भी मैं सच्चे हृदय से बताता हूं कि मैं एक विशेष आनंद की अनुभूति करता हूं। जरा कल्पना कीजिए, आज जब किसान यूरिया लेने जाता है, उस दृश्य को जरा मन में लाइए और होने वाला क्या है उसका मैं वर्णन करता हूं, उसको जरा मन पे लाइए। अब यूरिया की एक बोरी, उसकी जितनी ताकत है, यानी यूरिया की बोरी की ताकत एक बोतल में समा गई है। यानी नैनो यूरिया की आधा लीटर बोतल किसान की एक बोरी यूरिया की जरूरत को पूरा करेगी। कितना खर्चा कम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, बाकी सब चीजों का। और कल्पना कीजिए, छोटे किसानों के लिए ये कितना बड़ा संबल है। साथियों, ये जो आधुनिक प्लांट कलोल में लगा है, इसकी कैपेसिटी अभी 1.5 लाख बोतल के उत्पादन की है, लेकिन आने वाले समय में
ऐसे 8 और प्लांट देश में लगने वाले हैं। इससे यूरिया पर विदेशी निर्भरता कम होगी, देश का पैसा भी बचेगा। मुझे उम्मीद है ये इनोवेशन सिर्फ नैनो यूरिया तक ही सीमित नहीं रहेगा। मुझे विश्वास है कि भविष्य में अन्य नैनो फर्टिलाइजर भी हमारे किसानों को मिल सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक उस पर आज काम कर भी रहे हैं। साथियों, फर्टिलाइजर में इस नैनो टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम हमने रखा है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये मैं चाहूंगा हर देशवासी ने समझना चाहिए। भारत में फर्टिलाइजर के मामले में दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर है, लेकिन उत्पादन के मामले में हम तीसरे नंबर पे हैं। ऊपर से 7-8 साल पहले तक हमारे यहां ज्यादातर यूरिया खेत में जाने के बजाय काला बाजारी का शिकार हो जाता था और किसान अपनी जरूरत के लिए लाठियां खाने को मजबूर हो जाता था। हमारे यहां जो बड़ी यूरिया की फैक्ट्रियां थी वो भी नई टेक्नोलॉजी के अभाव में बंद हो गई थी और इसलिए 2014 में सरकार बनने के बाद हमने यूरिया की 100% नीम कोटिंग का बीड़ा उठाया, उसको किया। इससे देश के किसानों को पर्याप्त यूरिया मिलना सुनिश्चित हुआ। साथ ही हमने उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना, वहां जो 5 बंद पड़े खाद के कारखाने थे, उन बंद पड़े हुए खाद के कारखानों को फिर चालू करने का काम शुरू किया और उसमें यूपी और तेलंगाना की फैक्ट्रियां चालू भी हो चुकी है, उत्पादन हो रहा है और बाकी 3 भी बहुत ही जल्द अपना काम करना शुरू कर देगी। साथियों, फर्टिलाइजर की अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए भारत दशकों से बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों पर डिपेंडेंट है। हम इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं। हम अपनी जरूरत का लगभग 1/4 इंपोर्ट करते हैं, लेकिन पोटाश और फॉस्फेट के मामले में तो हमें करीब करीब 100% विदेशों से लाना पड़ता है। बीते 2 सालों में कोरोना लॉकडाउन के कारण इंटरनेशनल मार्केट में फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत अधिक बढ़ गई। वो शायद कम था तो युद्ध आ धमका। युद्ध से परिस्थितियों ने फर्टिलाइजर के वैश्विक बाजार में उपलब्धता भी सीमित कर दी और कीमतों को भी कई गुना और बढ़ा दिया। साथियों, किसानों के प्रति संवेदनशील हमारी सरकार ने तय किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां चिंताजनक है, दाम बढ़ रहे हैं, फर्टिलाइजर को प्राप्त करने के लिए दुनिया भर में दौड़ना पड़ रहा है, कठिनाइयां हैं, मुसीबतें हैं, लेकिन हमने कोशिश ये की है कि ये सारी मुसीबतें हम झेलते रहेंगे
लेकिन किसान पर इसका असर नहीं पड़ने देंगे। और इसलिए हर मुश्किल के बावजूद भी हमने देश में फर्टिलाइजर का कोई बड़ा संकट नहीं आने दिया। साथियों, भारत विदेशों से यूरिया मंगाता है, उसमें यूरिया का 50 किलो का एक बैग 3,500 रुपये का पड़ता है। 3,500 रुपये का एक बैग, याद रखिए। लेकिन देश में गांव में किसान को वही यूरिया का बैग 3,500 से खरीद के सिर्फ 300 रुपये में दिया जाता है। 300 रुपये में, यानी यूरिया के एक बैग पर हमारी सरकार 3,200 रुपये से ज्यादा खुद सरकार उस बोझ को वहन कर रही है। इसी प्रकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर पहले हमारे पूर्व जो सरकारें थी उनको 500 रुपये वहन करना होता था एक बैग पर। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीएपी की कीमत में उछाल आने के बावजूद हमारी सरकार ने लगातार प्रयास किया है कि किसानों पर इसका बोझ कम से कम हो। अब हमारी सरकार डीएपी के 50 किलो के बैग पर 2,500 रुपये, 2,500 रुपये खुद सरकार बोझ वहन कर रही है। यानी 12 महीने के भीतर भीतर हर बैग डीएपी पर 5 गुना भार केंद्र सरकार ने अपने ऊपर लिया है। भारत के किसान को दिक्कत ना हो, इसके लिए पिछले साल 1,60,000 करोड़ रुपए की 1,60,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी फर्टिलाइजर में केंद्र सरकार ने दी है। किसानों को मिलने वाली ये राहत इस साल लगभग 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा होने वाली है। साथियों, देश के किसान के हित में जो भी जरूरी हो वो हम करते हैं, करेंगे और देश के किसान की ताकत बढ़ाते रहेंगे। लेकिन हमने सोचना भी चाहिए, क्या हम 21वीं सदी में अपने किसानों को सिर्फ विदेशी परिस्थितियों पर निर्भर रख सकते हैं क्या? हर साल ये जो लाखों करोड़ रुपए केंद्र सरकार खर्च कर रही है, ये विदेश क्यों जाए? क्या ये भारत के किसानों के काम नहीं आना चाहिए? महंगे फर्टिलाइजर से किसानों की बढ़ती लागत को कम करने का कोई स्थायी समाधान क्या हमें नहीं ढूंढना चाहिए? साथियों, ये सवाल हैं जो हर सरकार के सामने अतीत में रहे हैं। ऐसा नहीं कि सारे मामले सिर्फ मेरे सामने आए हैं, लेकिन पहले सिर्फ तात्कालिक समस्या का ही समाधान तलाशा गया। आगे वो परिस्थितियां न आए, इसके लिए बहुत सीमित प्रयास हुए। बीते 8 सालों में हमने तात्कालिक उपाय भी किए हैं और समस्याओं के स्थायी समाधान भी खोजे हैं। कोरोना महामारी जैसी परिस्थितियां भविष्य में ना बने, इसके लिए हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जा रहा है। खाद्य तेल की समस्या कम से कम हो, इसके लिए मिशन ऑयल पाम पर काम किया चल रहा है। कच्चे तेल पर विदेशी निर्भरता कम करनी है,
इसके लिए बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और दूसरे उपायों पर आज बड़े स्तर पर प्रयास चल रहा है। नैनो टेक्नोलॉजी पर व्यापक निवेश भी इसी अप्रोच का परिणाम है। इसी प्रकार प्राकृतिक खेती की तरफ किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए जो अभियान देश में चल रहा है, वो भी परमानेंट सॉल्यूशन का हिस्सा है। और मैं गुजरात के किसानों को विशेष रूप से बधाई देता हूं। गुजरात का किसान प्रगतिशील है। छोटा किसान हो तो भी साहस करने का स्वभाव रखता है। और जिस प्रकार से गुजरात से मुझे खबरें आ रही हैं कि प्राकृतिक खेती की तरफ गुजरात का छोटा किसान भी अब मुड़ने लगा है। लाखों की तादाद में गुजरात में किसान प्राकृतिक खेती के मार्ग पर चल पड़े हैं। मैं इन सब किसानों को हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस पहल के लिए मैं उनको प्रणाम करता हूं। साथियों, आत्मनिर्भरता में भारत की अनेक मुश्किलों का हल है और आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन मॉडल सहकार भी है। ये हमने गुजरात में बहुत सफलता के साथ अनुभव किया है और आप सभी साथी इस सफलता के सेनानी हैं। गुजरात के कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़े सभी महारथी बैठे हैं। मैं हर किसी का चेहरा बैठे बैठे देख रहा था। सब पुराने साथी जो आज सहकारी क्षेत्र में गुजरात की विकास यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, ऐसे एक से बढ़कर एक दिग्गज मेरे सामने बैठे हैं। आनंद हो रहा है जिस तपस्या से आप इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं और सहकारी स्पिरिट को लेकर के आगे बढ़ा रहे हैं। साथियों, गुजरात तो इसलिए भी सौभाग्यशाली रहा है क्योंकि पूज्य बापू और सरदार साहब का नेतृत्व यहां हमें मिला। पूज्य बापू ने सहकार के से स्वावलंबन का जो मार्ग दिखाया, उसको सरदार साहब ने जमीन पर उतारने का काम किया। और जब सहकारिता की बात आती है, जैसे अमित भाई ने उल्लेख किया, वेंकुट भाई मेहता की याद आना बहुत स्वाभाविक है। और आज भी भारत सरकार एक बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट उनके नाम पर चलाती है, लेकिन वो भी धीरे धीरे भुला दिया गया था। इस बार हमने बजट में 25 करोड़ रुपए का प्रावधान करके उसको और ताकतवर बनाने का काम शुरू किया है। इतना ही नहीं, हमारे यहां तो हाउसिंग के लिए सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसका पहला प्रयोग हमारे यहां हुआ। ये जो हमारे पालड़ी में प्रीतम नगर है, वो प्रीतम नगर उसी का उदाहरण है। देश की पहली सहकारी आवास योजना का वो जीता जागता उदाहरण है। साथियों, सहकारी क्षेत्र में अमूल ने एक अपनी पहचान बना दी। अमूल जैसे ब्रांड ने पूरी दुनिया में गुजरात के कोऑपरेटिव मूवमेंट की एक ताकत का परिचय कराया है, एक पहचान बनाई है। गुजरात में डेयरी, चीनी और बैंकिंग सहकारी आंदोलन के सफलता का उदाहरण है। बीते सालों में तो फल, सब्जी सहित दूसरे क्षेत्रों में भी सहकार का दायरा बढ़ा है। भाई और बहनों, सहकारिता के सफल प्रयोगों में एक बहुत बड़ा मॉडल देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए हमारे सामने है। डेयरी सेक्टर के कोऑपरेटिव मॉडल का उदाहरण हमारे सामने है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है, जिसमें गुजरात की बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। बीते सालों में डेयरी सेक्टर तेजी से बढ़ भी रहा है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ज्यादा कंट्रीब्यूट भी कर रहा है। आज भारत एक साल में लगभग 8 लाख करोड़ रुपए का दूध उत्पादन करता है।
8 लाख करोड़ रुपए का दूध, और प्रमुखतया ये कारोबार ज्यादातर हमारी माताएं बहनें संभालती हैं। उसकी दूसरी तरफ जरा देखिए, गेहूं और धान का बाजार अगर हम मिलाकर के देखें तो वो दूध उत्पादन से भी कम है। यानी दूध अगर 8 लाख करोड़ का है तो गेहूं और धान का टोटल उससे भी कम है। आप देखिए दूध उत्पादन में हमारे देश ने कितनी बड़ी ताकत खड़ी की है। इसी तरह हम पशुपालन के पूरे सेक्टर को देखें तो ये 9.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का है। ये भारत के छोटे किसानों, भूमिहीन श्रमिकों के लिए बहुत बड़ा संबल है। साथियों, बीते दशकों में गुजरात में अगर गांवों में अधिक समृद्धि देखने को मिली है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण डेयरी सेक्टर से जुड़े कोऑपरेटिव्स रहे हैं। और आपको हैरानी होगी, अगर हम कुछ भी कोई चीज याद कराते हैं तो किसी को लगता है कि हम किसी की आलोचना करते हैं। आलोचना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कोई चीज को याद इसलिए करना होता है कि पहले क्या होता था। हमारे देश में, हमारे गुजरात में, कच्छ सौराष्ट्र में डेयरी करना, डेयरी का निर्माण करना, इस पर रोक लगाने के प्रावधान किए गए थे। यानी एक प्रकार से इलीगल एक्टिविटी में डाल दिया गया था। जब मैं यहां था तो हमने कहा भाई ये अमूल बढ़ रहा है तो कच्छ की डेयरी भी बढ़ सकती है, अमरेली की डेयरी भी बढ़ सकती है, हम रोक कर क्यों बैठे हैं। और आज गुजरात में चारों दिशा में डेयरी का क्षेत्र बहुत ताकत के साथ खड़ा हो गया। गुजरात में भी दूध आधारित उद्योगों का व्यापक प्रसार इसलिए हुआ क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से पाबंदियां कम से कम रही। सरकार जितना बच करके रहे बचने की कोशिश की और सहकारी क्षेत्रों को फलने फूलने की पूरी आजादी दी। सरकार यहां सिर्फ एक फैसिलिटेटर की भूमिका निभाती है, बाकी का काम या तो आप जैसे सारे हमारे सहकारी का क्षेत्र को समर्पित सारे हमारे साथी कर रहे हैं, या तो हमारे किसान भाई बहन कर रहे हैं। दूध उत्पादक और दूध का व्यवसाय करने वाला प्राइवेट और कोऑपरेटिव सेक्टर दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं और एक बेहतरीन सप्लाई और वैल्यू चेन उन्होंने खड़ी की है। साथियों, सबसे बड़ी बात, डेयरी सेक्टर में सबसे अधिक हमारे छोटे किसान हैं। और जैसा मैंने पहले कहा, हमारी माताएं बहनें इस काम को संभालती हैं। गुजरात में लगभग 70 लाख बहनें आज इस मूवमेंट का हिस्सा है। 70 लाख बहनें ने 50 लाख से अधिक परिवार होंगे ही होंगे जी। 5,500 से अधिक मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी आज गुजरात में हमारी माताएं बहनें चला रही है। अमूल जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को बनाने में भी गुजरात की हमारी बहनों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक प्रकार से सहकारिता ने गुजरात में महिला उद्यमिता को नए आयाम दिए हैं। हम लिज्जत पापड़ तो जानते ही हैं। आदिवासी क्षेत्र की गरीब माताओं बहनों से शुरू किया गया काम आज एक मल्टीनेशनल ब्रांड बन गया है। दुनिया भर में भारतीय पहुंचा होगा तो साथ में लिज्जत पापड़ भी पहुंचा होगा। और पहली बार मुझे गर्व इस बात का है कि इतने सालों से लिज्जत पापड़ का काम बढ़ा, इतना बढ़ा, लेकिन कभी किसी ने उसकी सुन नहीं ली। हमने पिछली बार
पद्मश्री का अवार्ड उनको दिया जिन्होंने इस लिज्जत पापड़ को, अब तो उनकी आयु 90 से ऊपर हो गई है, मूल गुजराती है, मुंबई में रहते हैं, लेकिन वो माताजी आई और उन्होंने बहुत आशीर्वाद दिए। यानी हमारी सहकारिता का स्पिरिट और हमारी माताओं बहनों का एक कौशल्य, अगर अमूल ब्रांड बन जाता है तो लिज्जत भी तो एक ब्रांड बन गया है। हमारी बहनों बेटियों के मैनेजमेंट कौशल को अगर देखना है तो कोऑपरेटिव में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। साथियों, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस मंत्र पर हम चल रहे हैं। ये मंत्र अपने आप में सहकार की आत्मा ही है, सहकार की सीमाओं के अंदर ही है ये मंत्र। इसलिए सहकार की स्पिरिट को आजादी के अमृतकाल की स्पिरिट से जोड़ने के लिए हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसी उद्देश्य के साथ केंद्र में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय का गठन किया गया और कोशिश यही है कि देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए एक के बाद एक नए कदम उठाए जा रहे हैं। हमारा प्रयास है कि सहकारी समितियां को, संस्थानों को हम मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनाएं, उनको बाकी मार्केट प्लेयर के साथ लेवल प्लेइंग फील्ड उपलब्ध कराएं। बीते सालों में हमने कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़े टैक्स में भी कटौती करके उन्हें राहत दी है। अमित भाई ने इसका वर्णन कम शब्दों में किया, लेकिन बहुत सारे कदम उठाए हमने। सरचार्ज की बात उन्होंने कही और पहले तो शिकायत रहती थी, इसमें भी सुधार करते हुए हमने सहकारी समितियों को किसान उत्पादक संघों के बराबर करके रख दिया। इससे सहकारी समितियों को ग्रो करने में बहुत मदद मिलेगी। साथियों, यही नहीं, सहकारी समितियों को, सहकारी बैंकों को आधुनिक डिजिटल टेक्नोलॉजी से जोड़ने का भी एक बहुत बड़ा प्रयास चल रहा है। गुजरात में इसमें बहुत प्रशंसनीय काम शुरू हो रहा है। इतना ही नहीं, मैं जब मुख्यमंत्री था तो सहकारी क्षेत्र में, जो अमित भाई ने थोड़ा वर्णन किया, इनकम टैक्स लगता था और मैं भारत सरकार को चिट्ठी लिखता रहता था। और भारत सरकार में भी ये डिपार्टमेंट वो लोग संभालते थे जो खुद सहकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्होंने गुजरात की बात मानी नहीं, देश के सहकारिता के क्षेत्र के लोगों की बात मानी नहीं। हमने जाकर के उस समस्या का भी समाधान कर दिया। साथियों, मुझे बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंकों ने लगभग 8 लाख किसानों को रुपये किसान कार्ड जारी किए हैं। बाकी बैंकों की तरह ही ऑनलाइन बैंकिंग की सुविधा भी आज किसानों को मिल रही है। जब देश की सभी, जिसका अभी अमित भाई ने वर्णन किया, 63,000 प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पीएसीएस, पैक्स कंप्यूटरीकृत हो जाएगी, कंप्यूटराइजेशन का हो जाएगा, तो हमारी कोऑपरेटिव की तस्वीर पूरी तरह बदल जाने वाली है। इससे हमारे किसानों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि इन सोसाइटीज में अधिकांश सदस्य किसान ही है। मुझे एक और खुशी की बात है, मुझे बीच में पता चला कि अब सहकारी क्षेत्र से जुड़े हुए कई लोग भारत सरकार का जो जेम पोर्टल है, कुछ भी खरीदी करनी है तो जेम पोर्टल के माध्यम से करते हैं। उसके कारण एक ट्रांसपेरेंसी आई है, गति बढ़ी है और दाम भी कम खर्चे में आवश्यकता पूरी हो रही है। भारत सरकार के जेम पोर्टल को सहकारी क्षेत्र के लोगों ने स्वीकार किया है, इसलिए मैं सहकारी क्षेत्र के लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। साथियों, सहकार की सबसे बड़ी ताकत भरोसा है, सहयोग है।
सबके सामर्थ्य से संगठन के सामर्थ्य को बढ़ाने का है। यही आजादी के अमृत काल में भारत की सफलता की गारंटी है। हमारे यहां जिसको भी छोटा समझकर कम आंका गया, उसको अमृत काल में बड़ी ताकत बनाने पर हम काम कर रहे हैं। छोटे किसानों को आज हर प्रकार से सशक्त किया जा रहा है। इसी प्रकार लघु उद्योगों, एमएसएमईज को भारत की आत्मनिर्भर सप्लाई चेन का मजबूत हिस्सा बनाया जा रहा है। जो हमारे छोटे दुकानदार है, व्यापारी है, उनको भी एक डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्लेटफॉर्म ओएनडीसी, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे डिजिटल स्पेस में स्वस्थ स्पर्धा को प्रोत्साहन मिलेगा। देश के छोटे व्यापारियों को भी बराबरी का मौका मिलेगा। ये भारत के ई कॉमर्स मार्केट की संभावनाओं को बल देगा, जिसका गुजरात के छोटे व्यापारियों को भी निश्चित रूप से लाभ होगा। साथियों, गुजरात व्यापार कारोबार की परंपरा से जुड़ा राज्य रहा है। अच्छे व्यापारी की कसौटी ये है कि वो मुश्किल हालत में भी कैसे व्यापार को अच्छे से संभालता है। सरकार की भी यही कसौटी होती है कि चुनौतियों के बीच वो कैसे समाधान निकालने के लिए नए नए तरीके खोजती है। ये जितने भी प्रावधान, जितने भी रिफॉर्म बीते वर्षों से हम देख रहे हैं, ये आपदा को अवसर में बदलने का ही हमारा प्रयास है। मुझे विश्वास है कि सहकार की हमारी स्पिरिट हमें अपने संकल्पों की सिद्धि में मदद करेगी। और अब एक बहुत बढ़िया वाक्य भूपेंद्र भाई ने अपने भाषण में कहा। उन्होंने कहा कि आजादी के पहले आजादी का एक शस्त्र था असहकार, आजादी के बाद समृद्धि का एक शस्त्र है सहकार। असहकार से सहकार तक की ये यात्रा समृद्धि की ऊंचाइयों को प्राप्त करने वाली, सबका साथ सबका विकास के मंत्र को चरितार्थ करने वाले हमारी राह है। इस राह पर आत्मविश्वास के साथ हम चले, देश भर के लोगों को भी इस पवित्र कार्य से हम जोड़े। गुजरात की कोऑपरेटिव मूवमेंट का विस्तार हिंदुस्तान के और क्षेत्रों में जितना ज्यादा हो, उस क्षेत्र के लोगों की भलाई के लिए काम आएगा। मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि सहकारी क्षेत्र के इन दिग्गजों के साथ आज मुझे मिलने का अवसर मिला, क्योंकि जब मैं गुजरात में था हमेशा उन्हें अपनी शिकायतें लेकर के आना पड़ता था, लेकिन आज वो अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर के आते हैं कि हम इतने कम समय में यहां पहुंच गए, हमने हमारी सोसाइटी को यहां ले गए, हमने हमारी संस्था को यहां पहुंचा दिया, पहले हमारा टर्नओवर इतना था, अब हमारा टर्नओवर इतना हो गया। बड़े गर्व के साथ छोटी छोटी सोसाइटी के लोग मिल जाते, कहते हैं हमने तो साहब सब कंप्यूटर पे चलाते हैं, सब हमारे यहां ऑनलाइन होने लगा है। ये जो बदलाव गुजरात के सहकारी क्षेत्र में देखने को मिलता है, वो अपने आप में गर्व करने वाला है। मैं आज आपकी इस तपस्या को प्रणाम करता हूं, इस महान परंपरा को प्रणाम करता हूं, और आजादी के इतने 75 साल जब मना रहे हैं, तब जिसके बीज पहले बोए गए थे, आज वो वट वृक्ष बन करके गुजरात के सार्वजनिक जीवन में, रचनात्मक प्रवृत्ति में, आर्थिक व्यवस्था के आधार सहकारी प्रवृत्ति के रूप में बढ़ रहा है। वो अपने आप में एक प्रसन्नता का, आनंद का विषय में सबको प्रणाम करते हुए, हृदय से आपका धन्यवाद करते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद।